हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। यहां पर हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम 5 अगस्त से 11 अगस्त तक 2024 की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि करंट अफेयर सभी एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो बैंकिंग का आईबीपीएस का कोई एग्जाम हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी एसआई का, यूपी पीएससी का आरओ एआरओ हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर पूछा जाता है। इस लेक्चर के लास्ट में हम इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। तो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा और जानिएगा कि इस पिछले 7 दिनों में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज जो चल रही है वो हर संडे सुबह 7 बजे आपको प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत ने चीफ एस्ट्रोनॉट चुना है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चीफ एस्ट्रोनॉट किसे चुना गया है भारत की तरफ से अमेरिका भारत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। तो यहां पर याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा जो डी यहां पर दिया हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। यहां पर शुभांशु शुक्ला हमारा राइट आंसर है। इनका चित्र एक बार आपको दिखा देते हैं। ये शुभांशु शुक्ला हैं जो कि इन्हें चुना गया है। अगर बात करें कि इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो भारत के यात्रियों को अंतरिक्ष का अनुभव प्रदान करना। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया है। प्रभार आपको बताना है, यानी यहां पर नितिन अग्रवाल की जगह पर किसे बीएसएफ के एडिशनल कहें तो यहां पर हमारा एक दिया गया है सिक्योरिटी, किसे दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो याद रखिएगा यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी यहां पर हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा नितिन अग्रवाल की जगह पर बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के यहां पर चुन लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, इनके बारे में आपको दिखाते हैं, इनका चित्र आपको दिखा देते हैं और कुछ और बातें जैसे बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई है। याद रखिएगा ये आपसे स्टैटिक में पूछा जा सकता है। वो स्टैटिक में क्या पूछेगा आपसे, जस्ट अ मिनट, आप एक बार बैटरी चेंज कर लेते हैं इसकी, जस्ट अ मिनट। जी, आपको आवाज आ रही होगी। यहां पर हमने आपको बताया कि बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि चौथा यानी 4th नंबर का रहा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, वो हमारा इस बार रहा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर बात करें कि यहां पर इसका थीम क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा थीम है राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन अमृत काल में, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंस इन अमृत काल। याद रखिएगा ये हमारा इसका थीम रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी एमडी कौन बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, संजय शुक्ला को बनाया गया है, संजय शुक्ला। यहां पर संजय शुक्ला का हमने आपको फोटो दिखा दिया है, ये हमारे संजय शुक्ला हैं। अगर बात करें एनएचबी की, तो इसे स्टैब्लिश किया गया है 9 जुलाई 1988 को अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर बात करें कि इसका क्या काम है,
तो रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन सभी को रेगुलेट करना और उन्हें लाइसेंस प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस था जिस डांस से संबंधित थी, उनकी डेथ हो गई है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन बी भरतनाट्यम याद रखना है, भरतनाट्यम से ये संबंधित थी। अगर आपको बताएं कि हमारे भारत में इस समय पर शास्त्रीय डांस जो हैं, जिन्हें हम क्लासिकल डांस कहते हैं, वो फिलहाल हमारे कितने हैं ये आप जानते हैं? तो आप इस बात का कमेंट करके आंसर करिएगा कितने हैं। मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे। यामिनी के बारे में बता देते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो तमिलनाडु से संबंध रखती हैं और आप जानते हैं कि यहाँ जो तमिलनाडु है यहाँ से अगर इनसे बात करें कि इन यामिनी कौन से डांस से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। अगर बात करें कि इन्हें अवार्ड पद्मश्री 1968 में प्रदान किया गया, पद्म भूषण जो दिया गया है वो 2001 में दिया गया है, पद्म विभूषण 2016 में और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1977 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा याद रखिएगा, अ पैशन फॉर डांस। यहां पर देख लीजिएगा, ये हमारा अ पैशन फॉर डांस यहां पर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, पूछा जा सकता है। वैसे आपको कुछ और बातें आपको बता दें, फिलहाल आप जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल अगर डांसेस की बात करें तो टोटल हमारे डांसेस कितने हैं? 8 डांसेस हैं। उनमें से कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, कथक यूपी का है। ओरली आपको बता देते हैं, कथक उत्तर प्रदेश है, भरतनाट्यम तमिलनाडु है। इसके अलावा अगर मोहिनी अष्टम कहेगा तो आप केरल का बताएंगे, मोहिनी अष्टम केरल का है। एक और है, आप जानते हैं मोहिनी अष्टम के अलावा एक और है जो कि केरल से संबंध रखता है। मुझे लगता है बहुत से लोग जानते होंगे कि केरल का दूसरा कौन सा है, तो यहां पर हमने आपको बता ही दिया है, केरल का मोहिनी अष्टम है। एक और आप बता सकते हैं वो कौन सा है। अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है याद रखिएगा, और मणिपुरी मणिपुर का है। इस प्रकार हमारे टोटल 8 हो जाते हैं। 8 में हमने आपको बताया है कि एक डांस जो हमने अभी आपको बताया वह है मोहिनी अष्टम। मोहिनी अष्टम केरल से संबंधित है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसको बता सकते हैं। कथकली भी आपका दूसरा कहां से है, जो मुझे लगता था कि आप बता पाएंगे, वो आपका कहां से है? केरल से है। कथकली हो या मोहिनी अष्टम हो, दोनों। कथक अगर पूछेगा तब कथक आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी अक्सर पूछा जाता है, कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिया असम का है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो मैया सम्मान योजना जो शुरू की है वो झारखंड ने अभी हाल ही में शुरू की है, झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य आप जानते हैं कब बनाया गया? अगर आपको पता है कि झारखंड राज्य को कब स्थापित किया गया है, ये झारखंड जो है वो अलग हुआ है कहां, किससे? बिहार से। जरा बताइएगा कब अलग हुआ है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बहुत से लोगों को हम ये चीज पढ़ा चुके हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? When is Hiroshima Day celebrated all over the world? यहां पर याद रखने वाली बात होगी, हमारा राइट आंसर होगा 6 अगस्त। आप जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर एक एटम बम गिराया गया। उस एटम बम का जो नाम था वो लिटिल बॉय नाम था, जिसे गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और 1945 में दूसरे बम गिरने के बाद समाप्त होता है, जो कि 9 अगस्त को गिरता है। 9 अगस्त 1945 में जापान के दूसरे शहर जिसका नाम था नागासाकी। याद रखिएगा, यहां पर जो 6 तारीख में गिराया गया है उसका नाम था लिटिल बॉय। ये बम का नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा यहां पर जो नाम था उसका नाम था फैट मैन यहां पर 9 अगस्त को गिराया गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसी के बाद यूएनओ का गठन होता है 1945 में, और वो भी अक्टूबर में जाकर के होता है, 24 अक्टूबर। आगे बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ और विश्व में शांति मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है,
शांति बन रही है और बिगड़ रही है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बनेगा, यानी हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में हमारा समापन का कौन बनेगा, तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन डी हमारा मनु भाकर सही हो जाएगा। मनु भाकर का एक बार आपको चित्र दिखा देते हैं, और मनु भाकर जो है यही आप जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने अभी अभी मेडल भी जीता है। मनु भाकर ही आपकी क्लोज सेरेमनी पे ध्वजवाहक रहेंगी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 6 अगस्त 2024 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान जो दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, एक जनजाति से आती हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है, 6 अगस्त को फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ये यहां पर हमने आपको पिक्चर दिखा दिया है, यही सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, फिजी जो है फिजी का ये ऑर्डर जो है, ये सम्मान पुरस्कार जो है, ये सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। जिस प्रकार भारत का भारत रत्न है उसी प्रकार फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। एस्टैब्लिशमेंट 1995 में इस पुरस्कार का हुआ है। आगे बात करते हैं, पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है, मतलब पहला ही है, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस है, और ये जो आयोजित किया जा रहा है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इंडिया सही होगा, क्योंकि इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बार इसमें बिम्स्टेक देखिएगा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर देखें तो बी फॉर बांग्लादेश है, आई फॉर भूटान है, और इंडिया है, इसके अलावा यहां पर म्यांमार है, एस फॉर श्रीलंका है, टी फॉर थाईलैंड है, और यहां पर जो ई रखा गया है बिम्स्टेक जो है टैक, ये दोनों आपका टैक से संबंधित है, इनिशिएटिव है। आप जानते हैं हमने यहां पर आपको पिक्चर दिखाया गया है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, इसके अलावा इसमें श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक आप जानते हैं, बिम्स्टेक जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, जिसका नाम हमने आपको बता दिया। इसमें कंट्रीज जो शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी शुरुआत 1997 में की जाती है। मेंबर्स हमने आपको बता दिए हैं, जो आपको दिख रहे हैं ये मेंबर्स हैं, जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड थाईलैंड। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया एट 100, ये या इंडिया एट 100 एनवाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये इसके राइटर आपको बताने हैं कि राइटर कौन है, तो यहां पर 11वां जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम इसके राइटर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां क्या है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। देखिएगा ये रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में तो बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन भारत की पूछ रहा है कि भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 9 कंपनियां शामिल हैं। उन 9 कंपनियों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है। सबसे पहले देखिए तो सबसे ऊपर जो लिस्ट में है, भारत में सबसे ऊपर लिस्ट में जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 86 पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 86 पर है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC 95 पर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 116 पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 178 पे है, 178 पर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये है आपका ONGC 180 पर। इंडिया पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL आपका 258 पर है। टाटा मोटर्स 271 पर है। HDFC बैंक 306 पर है, और राजेश एक्सपोर्ट 473 पर है। ये टोटल हमारी 9 कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टॉप कंपनीज में कौन आया है, तो पहले नंबर पर आई है अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट, आपने नाम सुना ही होगा, वॉलमार्ट फर्स्ट नंबर पर रही है। ठीक है, अगर भारत में देखें तो इंडिया में है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर रही है। अमेजॉन यहां पर दूसरे नंबर पर रही है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। स्टेट ग्रिड जो कि चाइना की कंपनी है, ये 3rd नंबर पर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सब जानते हैं कि फिलहाल शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया है और वह बांग्लादेश से भाग गई हैं, और भाग करके उन्होंने भारत में शरण ली है।
पहला हेलीकॉप्टर उनका अरुणाचल प्रदेश में आया और उसके बाद वह सीधे गाजियाबाद हिल्डन रेलवे जो आपका एयरपोर्ट है वहां पर पहुंची। भारत में इन्होंने शरण ली है, हालांकि कई देश इन्हें शरण देने से इनकार कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको किसी लेक्चर में बताएंगे और वहां पर आप जो वर्ल्ड मैप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, वहां पर जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उसी में बांग्लादेश की पूरी कहानी बताएंगे। आप जानते हैं कि आप अगर ये पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आप उस पर देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको मैप, वर्ल्ड मैप मिल जाएगा। उसी सीरीज में हम आपको पूरा मुद्दा बताएंगे, आखिरकार ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से शेख हसीना देश छोड़कर भागी और भागने के बाद उन्होंने रिजाइन भी दिया और उसके बाद वहां पर पूरा सिस्टम उथल पुथल हो गया है, तख्ता पलट हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा 13वां जो है मोहम्मद यूनिस, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनिस राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार ये बना रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? ये आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नमामि गंगे मिशन मंत्रालय शुरू किया गया था। अगर बात करें कब शुरू किया गया था, नमामि गंगे मिशन 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। नमामि गंगे में गंगा को स्वच्छ करने का प्लान था और भी बहुत सारे उद्देश्य रखे गए थे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल जैवलिन थ्रो डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आप जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 2021 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, इसीलिए वो गोल्ड मेडल जो मिला था वो 7 अगस्त 2021 में प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये डे भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, ऐसा इसने बताया। तो हर साल मन रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा की वजह। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां क्या कहता है? 16वां है हमारा 16वां प्रश्न देखते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता क्या है? यहां पर आपको बताना है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 203.1 गीगा। यहां पर GW जो हमने दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की घरेलू T20 लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहां पर आपको बताना है कि कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला रत्न विज्ञान सम्मान पहला ही है, याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं जहां पर पहला शब्द आता है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, गोविंद राजन और पद्मनाभन इनका नाम है, गोविंद राजन पद्मनाभन। ओके, इनका एक बार चित्र आपको दिखा देते हैं, इन्हें दिया गया है, आप नाम सही से लीजिएगा इनका, और इन्हें ये प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर आरबीआई न्यू मॉनेटरी पॉलिसी? आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की बार बार मीटिंग होती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मेशन 2016 में उर्जित आर पटेल की रिकमेंडेशन पे किया गया था, लेकिन बार बार इसकी मीटिंग होती जा रही है। लेकिन इस बार 8वीं या 9वीं बार ऐसा हुआ है फिर से कि रेपो रेट जितना पुराना था उतना रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो फिलहाल रेपो रेट हमारा जो हो जाएगा वो 6.50। बैंक रेट अगर बताएं आपको, बैंक रेट हमारा इस समय पर है 6.75%। रेपो रेट आपने देख ही लिया है। और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट जिसे हम फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यह फिलहाल 3.35% है। इसके अलावा अगर बात करें एसएलआर की, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमारा 18% है एनडीटीएल का। अगर बात करें सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो, ये 4.50% है फिलहाल एनडीटीएल का। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फिलहाल जो है वो हमारी 6.75 ही है, जितना हमारा बैंक रेट है। अगर बात करें एसडीएफ की, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, वो फिलहाल हमारा 6.25 चल रहा है, हमारे रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम है।
अगर आप इसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ, एसडीएफ, ये सब क्या है और फिलहाल ये कितने चल रहे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी बातें ए टू जेड हमने पहले ही समझा रखी हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, एक प्लेलिस्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग का, उसमें जाकर के आप देखिएगा, यहां पर हमने पूरा डिटेल में समझाया है। यहां पर वही रेट्स हमने आपको बता दिए हैं, जिसमें कि एसडीएफ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25 है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एससीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4.50, एसएलआर 18% है एनडीटीएल का। आप जानते हैं कि इस समय पर 25वें हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने लोकसभा में बफ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन सी हमारा किरण रिजिजू हो जाएगा। इन्होंने बफ जो आपका संशोधन अमेंडमेंट बिल है इसे पेश किया है। यहां पर देखते हैं, आपको चित्र हमने दिखाया है किरण रिजिजू का। ओके, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कामेल मदौरी ने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कामेल मदौरी हैं ये, कामेल मदौरी। तो याद रखिएगा, यहां पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमने यहां पर पिक्चर आपको दिखा दिया है, ट्यूनीशिया के ये प्रधानमंत्री हैं। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है ये, कैपिटल इसकी ट्यूनिस है। ओके, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 9 अगस्त को मनाया जाता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था, लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए वर्ल्ड इंडिजिनस डे यहां पर मनाया जाता है। आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, आदिवासी दिवस। अगर बात करें थीम क्या रही है, तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। याद रखिएगा, देखिए इसके बारे में हम आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताएंगे कि ऐसा क्यों थीम रखा गया है। दरअसल इसका कारण है, थीम क्यों रखा गया, आइसोलेशन और इनिशियल कॉन्टैक्ट की बात क्यों की गई है, तो ज्योग्राफी में हमारे साथ बनिएगा। आप चाहें तो हमने यहां पर लिंक दे दिया है, और लिंक जो दिया है वो सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 23वां कौन सा है, लोकसभा में गोवा विधानसभा आरक्षण विधेयक 2024 किसने पेश किया है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह पेश किया गया है। यहां पर हमने आपको अर्जुन राम मेघवाल दिखा दिए हैं। और अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है इस विधेयक को पेश करने का, बिल को पेश करने का, तो गोवा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रदान करना है। जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको रिजर्वेशन देने का यहां पर उद्देश्य रखा गया है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे और उस पर काम करेंगे। और अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इससे फायदा मिलेगा आपको कि नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा होगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्मेट में आपको मिलता रहेगा और इसका पीडीएफ भी आपको उसी पर टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैनुअल करना चाहें तो @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च कर लीजिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।